दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक छोटा सा काम करने के लिए या फिर कोई इम्पोर्टेंट स्टेप लेने से पहले आप घंटों सोच में डूबे रहते हैं कि ये काम कैसे होगा या फिर ये काम हो भी पाएगा या नहीं, यानी आप कंफ्यूज रहते हो। कभी कभार तो दोस्तों ऐसा चल जाता है, लेकिन जिन लोगों के पास वक्त नहीं है और जिन्हें अपनी लाइफ को लेकर जल्दी फैसले लेने की जरूरत है, अगर वो भी ऐसा करते हैं तो वो लोग जिंदगी में पीछे रह जाने के डर में घिर सकते हैं। अगर आप भी जल्दी और सही फैसला लेना सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस अमेजिंग बुक समरी के अंत तक। दोस्तों, इस बुक का नाम है 59 सेकेंड्स, थिंक अ लिटिल, चेंज अ लॉट, जिसे लिखा है रिचर्ड वाइजमैन ने। दोस्तों, रिचर्ड ने ये किताब अपनी फ्रेंड सोफी और उनके ही जैसे उन बिजी लोगों की मदद करने के लिए लिखी है जो बिना ज्यादा वक्त गवाए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये समरी बहुत प्रैक्टिकल है और ऐसे तरीकों को फॉलो करती है जिन्हें साबित किया जा चुका है। दोस्तों, रिचर्ड वाइजमैन एक प्रोफेसर और रिसर्चर हैं। वो धोखा, किस्मत, ह्यूमर और पैरानॉर्मल जैसी अजीब टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए जाने जाते हैं। वो कई टीवी शोज और रेडियो शोज भी अटेंड कर चुके हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब की समरी को सुनना। दोस्तों, विजुअलाइजेशन यानी फ्यूचर के बारे में सोचना एक ऐसी जादुई चीज है जिसमें ज्यादातर प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स विश्वास करते हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने फ्यूचर सक्सेस को देखेंगे तो आप जल्दी उसे हासिल कर पाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स आपको ये बताना भूल जाते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा। आपके सामने कई मुश्किलें आएंगी। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि इसे सच्चाई में बदलना कितना मुश्किल हो सकता है। इस किताब की समरी आपको बताएगी कि विजुअलाइजेशन काम कर सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आप इन टेक्निक्स के बारे में फैक्ट्स जानेंगे और जानेंगे कि वो कौन से बेहतर अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, लेखक यहाँ बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में। खुश रहने से कई फायदे होते हैं। इससे आप अच्छा महसूस करते हैं और ये आपको सक्सेसफुल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बनाए रखने में भी मदद करता है। खुश रहने से आप खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं और बेहतर रिश्ते भी बना पाते हैं। खुश रहने से आपकी हेल्थ भी सुधरती है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, कई बीमारियों से बचाता है और एक लंबी और हेल्दी जिंदगी देता है। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ज्यादा पैसे कमाने से ज्यादा खुशी मिलती है। 1970 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फिलिप ब्रिकमैन के द्वारा की गई स्टडी ने ये साबित किया है कि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। ब्रिकमैन ने ऐसे लोगों को बुलाया जिन्होंने लॉटरी जीती थी। इन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने लाखों डॉलर्स जीते थे। उन्होंने इन लोगों से पूछा कि जब उन्हें ये प्राइज मिला तो उन्हें कितनी खुशी हुई और उन्हें क्या लगता है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। ब्रिकमैन ने उनके रोज के रूटीन में आए बदलाव के बारे में भी पूछा। क्या उन्हें ज्यादा खुशी महसूस हो रही है? क्या वो अपने दोस्तों से मिलजुल रहे हैं या खुलकर हंस रहे हैं? इन सवालों का जवाब उन्हें जो मिला उसने उन्हें चौंका दिया। लॉटरी जीतने वाले लोग आम लोगों से ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि जो लोग अपनी सिंपल जिंदगी जी रहे थे वो अपने रोज के रूटीन के कामों को ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ज्यादा पैसे से हमें ज्यादा खुशी क्यों नहीं मिलती? इसकी वजह सिंपल है। इंसान हर नई सिचुएशन में खुद को बहुत जल्दी ढाल लेता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे हेडोनिक एडेप्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बड़ा घर या महंगी गाड़ी खरीदी। आपको शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको इन नए ऐशो आराम की चीजों की आदत हो जाएगी और आप खुशी के एवरेज लेवल पर आ जाएंगे। इससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्टडीज ने साबित किया है कि हमारे खुश रहने का लेवल 50% जेनेटिक होता है। इसीलिए हमारी 50% खुशी ऐसी होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा 10% एजुकेशन, इनकम और सोशल स्टेटस जैसे एक्सटर्नल चीजों से जुड़ा हुआ है। ये भी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं होता है। इस रिसर्च से एक अच्छी बात ये पता चली कि हमारी 40% खुशी हमारे रोज के कामों से मिलती है। इसीलिए कुछ चीजों को बदलने से आप हर रोज 40% ज्यादा खुश रह सकते हैं। जर्नल लिखना, एक डायरी रखना, एक दूसरे की मदद करना और चीजों के प्रति शुक्रगुजार होना ऐसी छोटी छोटी आसान एक्टिविटीज हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं और आपकी खुशी को बढ़ा भी सकती हैं। परफेक्ट डायरी बनाने का फायदा उठाने के लिए आपको
ये सीखना होगा कि एक्सप्रेसिव राइटिंग यानी खुलकर लिखने के जरिए नेगेटिव इमोशंस का सामना कैसे किया जाए। कभी कभी अपने दोस्तों से अपने पास्ट के बारे में बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। अपने नेगेटिव इमोशंस को नजरअंदाज करके हम कभी हील नहीं हो सकते। दूसरी तरफ एक्सप्रेसिव राइटिंग से हमें किसी सदमे से बाहर निकलने में और बिना इधर उधर की बातें सोचे चीजों को साफ साफ देखने में मदद मिलती है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने का एटीट्यूड भी एक राइटिंग एक्सरसाइज की तरह है, जो आपकी रोज की जिंदगी में खुशी लेकर आता है। जैसे कि लॉटरी जीतने वालों पर होने वाली स्टडी से पता चला कि जो हमें चीजें मिलती हैं, हम बहुत जल्दी उनके आदी हो जाते हैं। इसीलिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से ही कितनी चीजें हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने से आपको अपनी जिंदगी की पॉजिटिव या अच्छी चीजों को याद रखने में मदद मिलेगी। अब लेखक बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। ये माना जाता है कि कई ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो मोटिवेशन को बढ़ाती हैं। जैसे हम ज्यादा काम करने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज उन लोगों में ज्यादा देखी जाती हैं जो प्रोडक्टिविटी की तलाश में रहते हैं, लेकिन स्टडीज ने ये साबित किया है कि ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती। इससे शायद आप थोड़े टाइम के लिए अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन आखिर में आप घबराने लगेंगे, क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको और कितने काम करने होंगे। ये भी हो सकता है कि आप सपनों की दुनिया में ही जीते रहें और असल में कोई काम ही ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मोटिवेशन को नहीं बढ़ा सकते। आप खुद को मोटिवेट करने के लिए कई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बेहतर प्लान बनाना, टाल मटोल बंद करना और डबल थिंकिंग का इस्तेमाल करना। इस किताब के ऑथर रिचर्ड वाइजमैन ने एक बार मोटिवेशन की साइकोलॉजी को समझने के लिए एक स्टडी की। इस स्टडी के पार्टिसिपेंट्स के अलग अलग गोल्स थे। कुछ लोग बेहतर रिलेशनशिप हासिल करना चाहते थे, तो कुछ लोग बेहतर करियर बनाना चाहते थे। जब स्टडी शुरू हुई तो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को लग रहा था कि उनमें अपने सपनों को पाने की काबिलियत थी। एक साल बाद इन पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि सिर्फ 10% लोग ही उन सारे लोगों में से अपना गोल क्यों अचीव कर पाए। रिचर्ड और उनकी टीम ने पाया कि जो 10% लोग सक्सेसफुल हुए थे, उन सभी में कुछ खूबियां एक जैसी थी। पहली थी, इन सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपनी जर्नी का एक प्लान बनाया था। दूसरा, उन्होंने अपने गोल्स को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर किया था। दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने अपने प्लान्स को अपने तक ही सीमित रखा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो फेल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जिन्हें सक्सेस मिली थी, उन्हें इस बात पर गर्व हुआ था कि उन्होंने अपने गोल्स को शेयर किया और अपने प्लान्स पर टिके रहे। तीसरा, जो पार्टिसिपेंट्स सक्सेसफुल हुए थे, वो खुद को ये याद दिलाते रहते थे कि जो वो पाना चाहते थे उससे उनकी जिंदगी कैसे बदल सकती थी। अपने परफेक्ट फ्यूचर को सिर्फ विजुअलाइज करने के बजाय वो अपने द्वारा उठाए गए हर स्टेप के फायदे के बारे में सोचते थे। चौथा, जिन पार्टिसिपेंट्स को सक्सेस मिली थी, जब भी उन्हें कुछ भी हासिल होता था, चाहे छोटा या बड़ा, वो खुद को रिवॉर्ड भी दिया करते थे। आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी खूबी ये थी कि वो अपने गोल्स और प्लान्स को लिखते थे और डिटेल में लिखते थे। अपने गोल्स को रियल रखने के लिए उन्होंने जर्नल, सॉफ्टवेयर और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया था। 10 बातों की एक बात ये है कि अगर आपको अपने गोल्स को हासिल करना है तो आपको एक सही प्लान बनाने की जरूरत है। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ अपने प्लान को शेयर करने की जरूरत है। अपने प्लान्स को हासिल करने से होने वाले फायदे खुद को याद दिलाते रहने की जरूरत है। जब भी आप कुछ हासिल करें तो खुद को रिवॉर्ड भी दें और सब कुछ लिखें। आप अपने जर्नल में इस मोटिवेशनल एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना जर्नल गोल लिखना है। अपने गोल को 5 स्टेज में बांटकर स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं। हर स्टेप को ठोस, रियलिस्टिक और टाइम बेस्ड रखिए। अपने पूरे गोल को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी फायदों को लिखिए। इसके बाद ये सोचिए कि जब आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। इसके बाद जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ अपना प्लान शेयर कीजिए। कभी कभी मोटिवेशन की कमी की वजह से आप चीजों को टालते रहते हैं। स्टडीज ने ये साबित किया है कि टाल मटोल करना एक ऐसी चीज है जो ब्रेन को ये समझाती रहती है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए। जब हम कोई नया काम करते हैं
तो हम इस बात से घबरा जाते हैं कि उसे पूरा करने में कितनी मेहनत लगेगी। कोई काम शुरू करने से पहले हमारा ब्रेन हमें कई वजह देता है कि हमें वो काम क्यों नहीं करना चाहिए। ये थकाने वाला काम है, ये बेकार काम है, मुझे शायद टीवी देखना चाहिए, मुझे थका हुआ महसूस हो रहा है, इसीलिए मुझे लेट जाना चाहिए। ऐसे बहानों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब आप इन आवाजों को नजरअंदाज कर देंगे तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। इसीलिए टाल मटोल करने से बचने के लिए आपको एक काम को 5 मिनट तक करने के लिए खुद को मनाना होगा। जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप खुद ब खुद ज्यादा काम करने लगे हैं। डबल थिंकिंग विजुअलाइजेशन की तरह ही होती है। यहाँ पर हमने सीखा था कि विजुअलाइजेशन मोटिवेशन के लिए अच्छा टूल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे सही बैलेंस में रखें तो हम अपने मोटिवेशन के लेवल को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसका एक ही रास्ता है कि आप एक खास गोल को पाने से मिलने वाले फायदे पर ध्यान दें और जो भी मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं उन्हें ध्यान से स्टडी करें। जैसे एक बच्चे को परफेक्ट मार्क्स लाने पर फोकस करने के बजाय आपको उसे पढ़ने के प्रोसेस और रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए कहना चाहिए। इस तरह के विजुअलाइजेशन से उसे अपनी कमियों का सामना करने में और जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी। अपने गोल्स को डबल थिंक करने और ज्यादा अचीव करने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर 1 मिनट की एक्सरसाइज दी गई है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले खुद से अपना गोल पूछिए, इसके बाद उसके फायदों के बारे में सोचिए और उन मुश्किलों के बारे में सोचिए जो आपके सामने आ सकती हैं। हर फायदे और मुश्किल के बारे में डिटेल से सोचिए और उन्हें अपने जर्नल में लिखिए। दोस्तों, इसके आगे लेखक बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। एलेक्स ऑसबोर्न एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने बताया है कि अगर आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो आपको कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर बिना किसी रोक टोक और क्रिटिसिज्म के उन्हें अलग अलग आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करने चाहिए, यानी उनके बारे में सोचने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। ऐसा करने से जितने क्रिएटिव आइडियाज एक इंसान डेवलप कर सकता है, एक ग्रुप उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन नई स्टडीज में कुछ और ही पता चला है। इसमें ये साबित हुआ है कि जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना बेस्ट नहीं दे पाते। वो काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं क्योंकि अगर वो काम ठीक से नहीं भी हुआ तो उसका सारा दोष किसी और के सिर पर डाला जा सकता है। इसीलिए सबसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए लोग खुद को जिम्मेदार नहीं बनाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अकेला रहना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 1 मिनट की एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है अपने कॉन्शियस माइंड को खाली करना, और ऐसा आप एक क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू या फिर वर्ड सर्च पजल खेलकर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम को लिखकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। इसके बाद अपना पूरा फोकस एक पजल को सॉल्व करने पर लगा दीजिए। इसके बाद सीधा अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड में नए आइडियाज आ रहे हैं क्योंकि आपने कुछ मिनट के लिए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद कर दिया था। आप प्राइमिंग की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान दे रहे हो तो कुछ देर के लिए उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिएगा। ऐसा करने के लिए आप म्यूजियम जा सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, ड्राइव पर जा सकते हैं या फिर कहीं टहलने भी जा सकते हैं। बस अपने ब्रेन को नए आइडियाज ढूंढने दीजिए और अपनी प्रॉब्लम और नए एक्सपीरियंस के बीच कनेक्शन को ढूंढिए। लेखक अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। एक स्टडी में ये साबित हुआ है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स 2 चीजों से बनते हैं। पहला, औरत एक प्रॉब्लम को सामने लाती है, उसे एनालाइज करती है और उसके लिए अलग अलग उपाय बताती है। दूसरा, एक आदमी बिना गुस्सा या चिड़चिड़ाहट के अपनी वाइफ की बात को सुनता और समझता है। जिस कपल में ये 2 खूबियां नहीं होती वो आमतौर पर अलग हो जाते हैं। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम कुछ सिंपल और आसान स्टेप्स ले सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के रिसर्च द्वारा की गई एक स्टडी से ये पता चला है कि एक कपल को साथ रहने के लिए नए और एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए।
जैसे उन्हें डांस सीखना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और साथ में ट्रैवल भी करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एक और टेक्निक है, जो है जर्नलिंग करना। जैसे पहले दिन आप शुरू में 10 मिनट के लिए ये लिख सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अपने इमोशंस की गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिए और खुलकर लिखिए। दूसरे दिन आप एक खराब रिलेशनशिप वाला कपल चुन सकते हैं और फिर वो 3 वजह लिखिए जो आपको लगता है कि उनके रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। फिर ऐसी 3 वजह सोचिए जो आपके रिलेशनशिप को उस कपल से बेहतर बनाती हैं। तीसरे दिन अपने पार्टनर की पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में सोचिए। किसी एक क्वालिटी पर फोकस कीजिए और लिखिए कि वो क्वालिटी आपको क्यों पसंद है। 1 मिनट की एक और टेक्निक है कि आप खुद को उन चीजों से घेर लीजिए जो आपको अपने पार्टनर की याद दिलाती हैं, जैसे कोई रिंग, नेकलेस जो आप दोनों के पास हो, या फिर एक ऐसा गिफ्ट जो आपको एक खास मौके पर मिला हो। आप अपने पार्टनर की कोई चीज अपने वॉलेट, बैग, डेस्क या फिर आसपास की लोकेशन में रख सकते हैं। ऐसी चीज चुनिए जो आपके प्यार और साथ की आपको याद दिलाता रहे। अब लेखक बताते हैं पेरेंटिंग के बारे में। 2004 में ग्लेन शेलिनबर्ग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए 6 साल के बच्चों को इनवाइट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दी। उन्होंने 140 से ज्यादा बच्चों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें कुछ नहीं सिखाया गया। बाकी 3 ग्रुप्स को कीबोर्ड स्किल, ड्रामा और वॉइस ट्रेनिंग सिखाई गई। सारे लेसन्स पूरे करने के बाद सभी बच्चों ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया। स्टडी के रिजल्ट ने ये साबित कर दिया था कि जिन बच्चों ने कीबोर्ड और वॉइस लेसन लिए थे उनके आईक्यू में काफी सुधार हुआ था, लेकिन जिन बच्चों ने ड्रामा सीखा था उनकी इंटेलिजेंस लेवल में कोई सुधार नहीं हुआ था। इस स्टडी से हमने ये जाना कि म्यूजिक एक बच्चे के ब्रेन के पावर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने के साथ साथ ज्यादा लंबे वक्त के लिए एक ही काम पर फोकस करना भी सिखाता है। इससे उनकी मेमोरी भी बेहतर हो गई थी। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उन्हें म्यूजिक सिखाएं। पेरेंटिंग से जुड़ा दूसरा मुद्दा है प्रेज, यानी तारीफ करना। ज्यादातर स्टडीज ने ये साबित किया है कि अपने बच्चे के हर काम के लिए उनकी तारीफ करने से उनका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन स्टडीज के हिसाब से पेरेंट्स को अपने बच्चों को इंटेलिजेंट, आर्टिस्टिक और सक्सेसफुल कहते रहना चाहिए और उनके साथ नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि तारीफ करने से आपका बच्चा झूठ बोलने लगे। जैसे जिस बच्चे को पूरी जिंदगी इंटेलिजेंट कहा गया है, अगर उस बच्चे के खराब नंबर आते हैं तो वो अपने फेल्यूर को छुपाने के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने पर मजबूर भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तारीफ करना गलत है। अपने बच्चे की एबिलिटी की तारीफ करने के बजाय आपको उसकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी मेहनत की तारीफ की जाती है वो भले ही सक्सेसफुल ना हो, लेकिन वो कभी फेल्यूर से नहीं डरते हैं। ये बच्चे हमेशा नए चैलेंज को एक्सपीरियंस करने और सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना भी बहुत जरूरी है। आप फोकस या फ्रीज गेम्स जैसी आसान एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक चलाइए और अपने बच्चे से म्यूजिक रुकने पर फ्रीज होने के लिए कहिए। आप अपने बच्चे को रिलैक्सिंग गानों पर स्लो डांस और फास्ट गानों पर फास्ट डांस करने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपके बच्चे ने इसमें मास्टर कर लिया है तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाइए। आप उन्हें बिल्कुल उल्टा करने के लिए भी कह सकते हैं, मतलब स्लो गानों पर फास्ट डांस और फास्ट गानों पर स्लो डांस करना। अपने बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत समझाने का दूसरा तरीका है उसे वक्त की कीमत सिखाना। जैसे जब आप नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा किसी काम पर बिल्कुल फोकस्ड है तो उससे पूछिए कि उसे क्या लगता है कि वो कितनी देर से कंसंट्रेट कर रहा है, और इस बात पर जोर दीजिए कि जब वो अपना पूरा अटेंशन किसी काम पर लगाता है तो वक्त कैसे गुजर जाता है, इसका एहसास तक नहीं होता। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि अपना मनपसंद काम करने के बीच में जब आपने उसे टोका तो उसे कैसा लगा। ये सवाल आपके बच्चे को ये सिखाएंगे कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है। अब लेखक बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। क्या ग्रुप में रहने से आपके डिसीजन लेने की स्किल पर असर पड़ता है? MIT के रिसर्चर ने ये जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या लोगों ने ग्रुप में रहकर ज्यादा रिस्क लिया है। उन्होंने पार्टिसिपेंट को लाइफ कोच जैसा बनने के लिए कहा। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कई अलग अलग सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम्स दिए, जहां पर पार्टिसिपेंट्स को दूसरे इंसान को
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताना था। इन प्रॉब्लम्स में अलग अलग लेवल का रिस्क लेना शामिल था। जैसे एक प्रॉब्लम में हेलन नाम की एक राइटर की जिंदगी के बारे में बताया गया था। हेलन एक चीप थ्रिलर राइटर थी जो सिर्फ इतना पैसा कमा लेती थी कि उनका खर्चा निकल जाए। हेलन को एक नॉवेल लिखने का मौका मिला। अपनी नॉवेल को खत्म करने के लिए उन्हें चीप थ्रिलर्स लिखना बंद करना पड़ा था। इसीलिए उन्हें नॉवेल लिखने पर फोकस करने के लिए अपनी करंट इनकम को छोड़ना था। लेकिन नॉवेल के इस बिजनेस में सक्सेस मिलने के 100% गारंटी भी नहीं थी। हो सकता था कि ये नॉवेल हिट होकर बहुत ज्यादा पैसे कमा कर देती, या फिर एक फेल्यूर बनकर हेलन का राइटिंग करियर भी खत्म कर सकती थी। अब पार्टिसिपेंट्स को ये फैसला करना था कि क्या हेलन को अपनी रिस्की नॉवेल के लिए अपने चीप थ्रिलर्स को लिखना छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को इस प्रॉब्लम को अकेले ही सॉल्व करने के लिए कहा। इसके बाद उन्हें 5-5 के ग्रुप में बांटकर फैसला लेने के लिए कहा गया। इससे रिसर्चर्स को ये पता चला कि अकेले लिए गए फैसले के मुकाबले ग्रुप में लिया गया फैसला ज्यादा रिस्की था। इस बात से ये साबित हो गया कि ग्रुप में रहकर आप एक्सट्रीम फैसले ले लेते हैं। अगर ग्रुप में रिस्क टेकर्स यानी रिस्क लेने वाले लोग हैं, तो उनके द्वारा लिए गए फैसले में ज्यादा बहादुरी दिखती है। अगर ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स कंजर्वेटिव यानी छोटी सोच के होंगे या रिस्क लेने से डरने वाले होंगे, तो उनका फैसला हेलन को अपनी नॉवेल छोड़कर अपनी करंट इनकम पर फोकस करने के लिए मजबूर कर देगा। एक ग्रुप में रहने से आपकी सोच और आपके नजरिए को और ताकत मिलती है। अगर आपकी कोई छुपी हुई इच्छा या आइडिया है, तो अपने जैसे लोगों के ग्रुप में रहने से ये दबी हुई इच्छाएं ऊपर आने लगती हैं। कभी कभी आप चौंक जाएंगे कि एक खास ग्रुप में आप अपना एक सीक्रेट बता रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ग्रुप ने आपको खुलकर बोलने के लिए पुश किया है। डिसीजन लेने के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, जो है पछतावा होना। ये पक्का करने के लिए कि आपको अपने लिए गए फैसले पर पछतावा ना हो, आपको सही फैसला लेने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको इसे लेकर कोई पछतावा ना हो। अगर आपको अपने किसी काम पर पछतावा होता है, तो अपनी गलती को ठीक करने के तरीके ढूंढिए। और अगर आपको ये पछतावा है कि आपने कोई काम क्यों नहीं किया, तो उसे करने का वक्त आ गया है। अगर आपको अपने किए हुए किसी काम पर पछतावा होता भी है, तो अपने थॉट को ज्यादा पॉजिटिव थॉट में बदलने की कोशिश कीजिए। अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोचिए और गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय ये सोचिए कि आप कितने खुशनसीब हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि इस बुक में दी गई टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आप भी अपनी लाइफ की कई सारी उलझनों से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे। हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस बुक समरी को लाइक करके अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।